कृषि के जो 3 नए कानून बनाए उसको लेकर के लगातार किसान जो है डिमांड कर रहा है इस बात को लेकर के कि तीनों कानून जो है निरस्त किए जाए और नए सिरे से कृषि के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसान की फसल समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी जाए। अगर कोई समर्थन मूल्य से किसान की फसल को नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। जहाँ किसान विरोध कर रहा है वहीं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोई भी किसी भी वर्ग के लोग, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, अपने हकों के लिए सरकार के सामने आवाज उठाते हैं और डिमांड करते हैं कि हमें ये सुविधाएं दी जाए। जो लोग डिमांड करते हैं उनकी बात को तो सरकार सुनती नहीं, और किसान ने जिसने डिमांड नहीं करी थी कि कोई इस तरह के नए कानून बनाए जाए, सरकार ने बिना मांगे, बिना डिमांड के, बिना किसी एजिटेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून बना दिए जिससे किसान और मजदूर तो मर गया, व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया, और बड़े जो पूंजीपति लोग हैं, अंबानी है, अडानी है और मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, चाहे वो अमेज़न की है, चाहे कोई आपके KFC की है, इस तरह की कंपनियों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सके, इसके लिए ये 3 नए कृषि के कानून बनाने का काम किया। वहीं पिछले दिनों विधानसभा में भी, उससे पहले विधानसभा से पहले लगातार सरकार की तरफ से कहा गया कि हम किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदेंगे, MSP पे खरीदेंगे। और यहाँ तक भी लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने तो कुछ और नई फसलें इसमें शामिल की है, खास करके मूंगफली का बारी बारी जिक्र किया गया। मुख्यमंत्री ने तो बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर बड़ौदा गांव की जनसभा में यहाँ तक भी कह दिया था कि जिस दिन MSP पे खरीद नहीं होगी मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। कुछ MLA ने, मिनिस्टरों ने भी यहाँ तक कहा था कि हम त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन हैरानी की बात है, मेरे पास रिपोर्ट पे है सारी चीजें कि धान की फसल में किस तरह से सरकार ने अब की बार और नया तरीका ढूंढ करके लूटने का काम किया। जहाँ पहले किसान को धान में नमी के नाम पे लूटा जाता था, अब की बार सरकार ने एक नया काम और कर दिया। धान की फसल जब मंडी में लेकर के किसान गया तो उसकी जो मंडी में ढेरी करनी थी उसमें भी उन्होंने उसकी ढुलाई के नाम का उससे 5 रुपये पर बैग के हिसाब से लिया। कहीं 5 लिया, कहीं 7 लिया, कहीं 4 लिया। उसके बाद फिर वो जो ढेरी कर दी गई, पहले तो ढेरी करने के नाम पे पैसा लिया और फिर जब उसको बोरियों में भरा गया तो फिर उसके अंदर 9 रुपया और बैग का भराई का और लिया। जबकि ये काम तो सरकार का है, किसान का काम तो अपनी फसल की ढेरी करना और सरकार का काम है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से जितना उसका वेट है उसके हिसाब से उसको पैसा दे। तो नया तरीका ढूंढा कि कैसे किसान को कमजोर किया जाए, कैसे किसान से ज़्यादा पैसा लिया जाए, इसके लिए इन्होंने ये काम भी किया।
नाथूसी चोपटा मंडी की बात है, वो भी मैं अपने साथ सारा रिकॉर्ड लेकर के आया। हमारे उस इलाके में क्योंकि बिरानी इलाका है ज़्यादा, राजस्थान के साथ सटा हुआ है, और मेरे गांव से लेकर के आपका फिरोजपुर जिला तक राजस्थान साथ में लगता है, और लोग मूंगफली की खेती तकरीबन उस इलाके में जो सीमा के साथ राजस्थान की लगता है उसमें करते हैं। मूंगफली का समर्थन मूल्य तो अब की बात रख दिया था इन्होंने 5,275 रुपये, और उसमें इतनी शर्तें लगा दी कि किसान अपनी मूंगफली सरकार को बेच ही ना सके, और ऐसी बेहूदी शर्तें लगा दी जिन शर्तों का कोई आकलन भी नहीं कर सकता। आपको हैरानी होगी, आप बाजार से जो मूंगफली खरीदते हो तो तब आपको इस बात का एहसास होता है क्या कि 100 ग्राम मूंगफली में कितने ग्राम गिरी होगी। ये तो कोई नहीं बता सकता कि छिलके का वेट कितना है, अंदर उसके जो गिरी है, जो इसके अंदर दाना है, उसका वेट क्या होगा। इन्होंने शर्त लगा दी कि 70 ग्राम तो अंदर उसमें दाना होना चाहिए और 30 ग्राम छिलके का वेट होना चाहिए, उसमें भी 5% से ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए। जो मूंगफली बंद है, आप उसमें कैसे पता करोगे, कौन से कैमरे आपके पास है, कौन सी एक्सरे मशीनें हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा दोगे, जिससे आप ये पता कर दोगे कि इसके अंदर कितना कचरा है, इसमें कितनी गिरी है। वेट तो चलो तोल लेगा, लेकिन ये कैसे बता दो कि 70 ग्राम है, 60 ग्राम है, 50 ग्राम है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी शर्त लगा दी कि इसमें इतना % ऑयल निकलना चाहिए, वो भी संभव नहीं है। इस तरह की शर्तें लगा करके किसान को परेशान करने का काम किया। वहाँ का एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ, एक मंडी का, बाकी मंडियों में तो और ज़्यादा गफलत भी हुई होगी। वहाँ पे मूंगफली लेकर के लोग पहुँचे 1000 क्विंटल से ज़्यादा, उसमें से उन्होंने कोई 450 क्विंटल के करीब मूंगफली जो है खरीदी। लेके तो गए थे 1674 क्विंटल, और उसमें जो खरीद करी उन्होंने कोई 450 क्विंटल के करीब करी। मैं लिखवा के ले आऊँ उस अधिकारी से जिसने वहाँ मूंगफली एफर्ट की तरफ से खरीदने का काम किया, और उसमें भी 300 क्विंटल मूंगफली जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि ये खरीद के योग्य नहीं। मैंने उस अधिकारी से पूछा कि आपने रिजेक्ट किस भी आप पे करी, आपने कैसे इसका आकलन किया कि इसका वेट पूरा नहीं है, इसमें गिरी कम है, कमज़ोर है, ये आपको कैसे पता। बोला जी 2-4 मूंगफली फोड़ के देख लेते हैं और उसी हिसाब से फिर हम अपना फैसला कर लेते हैं। किस तरह की गदर है कि ऐसे लोगों को परचेज के लिए लगा दिया जो अपनी मनमर्जी करके किसान को परेशान करता है। वहाँ पे उस मंडी में जो 150 क्विंटल मूंगफली खरीदी गई, उसके जेब फार्म काट दिए, और जेब फार्म काट करके उस किसान को कह दिया कि तेरे खाते में तेरा पैसा आ जाएगा। किसान जब बैंक में पता किया उसने कि मेरे खाते में पैसा आया कि नहीं आया, तो पैसा नहीं आया, उसने हपट के दफ्तर में जाकर के कहा कि ये मेरे पास जेब फार्म है, मैंने इतनी मूंगफली आपके यहाँ पे बेची है, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा पैसा अब तक नहीं है, मुझे मुझे पैसा दिया जाए। जिस अधिकारी के पास गया उसका जवाब ये था कि मंडी में जा, तेरी मूंगफली तो नेफेड ने रिजेक्ट कर दी और उन्होंने ट्रकों में भर करके वापस भेज दी, आप अपनी मूंगफली वहाँ से उठा लो, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, जेब फार्म हमें दे दो। इसी तरह मूंग में हुआ, और इसी तरह से बाजरे में किसान के साथ किया जा रहा है। मैं आपको सारे सबूत दूंगा, मुख्यमंत्री को आप दिखा देना, और मुख्यमंत्री को जब दिखाओ तो मुख्यमंत्री को याद भी दिला देना कि आप तो कह रहे थे कि अगर किसान की फसल को MSP पे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, फिर आपको रिजाइन करना चाहिए।
लेकिन किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए रोजाना सरकार जो है नए नए हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। ये वो कागज है जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ की जो चोपटा की मंडी में जो एफर्ट का कर्मचारी खरीद कर रहा था, उसने सब मुझे लिख कर दिया। मैं खुद मंडी में गया था क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, बात कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं। अगर किसान की कहीं भी अनदेखी होगी और मुझे अगर जानकारी मिलेगी तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस किसान के साथ जिससे नाइंसाफी हो रही उससे जाकर के मिलूं और उसकी पीड़ा को समझ करके आपके माध्यम से जहाँ प्रदेश के लोगों को अवगत कराऊँ, वहीं सरकार को भी इस बात का एहसास कराऊँ कि किस तरह से आज भी तुम मंडियों में किसान को लूटने का काम कर रहे हैं। ये वो दस्तावेज है जिसके अंदर इन्होंने नहीं, वो दूसरा जिसमें इन्होंने अलग अलग मंडियों के अंदर, ये उनके खुद के सरकारी दस्तावेज है जिसमें अनलोडिंग के नाम पे भी किसान से पैसा लिया, जबकि किसान तो अपनी ट्राली को स्वयं अनलोड करता है, और सफाई और भराई के नाम पे भी, जबकि उसका धान बिकने के बाद सफाई करना सरकार का काम है, बिल का काम है, उसकी भराई करना भी उनका काम है। उसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से टेंडर होते हैं और सरकार टेंडर करके उनको पैसा देती है इस बात का कि आप इसको बोरियों में भर करके गोदाम तक ले जाने का काम करोगे या मिल तक ले जाने का काम करोगे। ये अलग अलग मंडियों के दस्तावेज हैं वो सारे, इसकी भी कॉपियाँ मैं आपको दे दूँगा। किस तरह से आज भी धान में लूट मची, उसके इलावा सरकार ने एक फैसला कर लिया कि हम धान की खरीद जो है 27 नवंबर तक करेंगे, जबकि 27 नवंबर की बात कह रहे हैं। जो जींद का एरिया है जिसमें आपका नरवाना आ जाता है, जिसमें आपका कुछ एरिया उचाना आ जाता है, उस सफेदों का एरिया जहाँ धान की फसल होती है, वहाँ सबसे लेट वैरायटी का धान बोया जाता है। और वो धान की जो परचेज है, मान के चलो कि 15 दिसंबर तक लोग मंडी में धान लेकर के जाते हैं। माना सरकार ने क्या बनाया है, ये आपके अखबार की कटिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया की, कल की रिपोर्टिंग है। उसमें सरकार ने इसमें बहाना बनाया है परचेज बंद करने के लिए कि उत्तर प्रदेश से जींद की मंडी में धान आ रहा है। मतलब ये तो मान सकते हैं कि करनाल की मंडी में आ जाए, ठीक है वो कर रहे हैं भाई, सफरे कर रहे हैं, बैठो आपके फायदे का काम कर रहे हैं, ये सैनिटाइज कर रहे हैं ना सारा। हम ये तो मान सकते हैं कि यमुनानगर की मंडी में धान आ सकता है, यूपी करनाल की मंडी में आ सकता है, पानीपत आ सकता है, सोनीपत आ सकता है, फरीदाबाद आ सकता है, होडल की मंडी और पलवल की मंडी में आ सकता है, लेकिन जींद की मंडी में कैसे आएगा? अगर इतनी दूर धान वहां का आ रहा है, और सरकार तो ये कहती है, प्रधानमंत्री तो कहता है कि किसान अपनी फसल जहाँ मर्जी ले जाके बेच के, तो फिर इनको क्या तकलीफ है? इनको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए? ये बहाना बना करके या अखबार की रिपोर्टिंग है, उसमें उन्होंने ये बहाना बनाने का काम किया, केवल इसलिए कि वहाँ का किसान जो है उस धान को अच्छे रेट पे ना बेच के सरकार को उसका धान ना खरीदना पड़े, इसके लिए इस तरह के बहाने बना करके परचेज भी बंद कर रहे हैं। लगातार किसान को कमजोर करने की सरकार योजनाएं बना रही है। एक तरफ तो किसान की फसल की खेत के अंदर आवक ज़्यादा हो, उसके लिए करनाल के अंदर गेहूं का नया बीज इजाद करने के लिए सरकार ने गांव गोल दिया है, जिसमें गेहूं की बुआई कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हम जो गेहूं की अब की बार
जो नया बीज ईजाद करेंगे इससे 30 से 35 क्विंटल गेहूं पर एकड़ के हिसाब से होगी। और दूसरी तरफ कैप लगा रहे हैं, किसी फसल के ऊपर जहाँ 10 क्विंटल एकड़ की होती है वो सरसों 7 क्विंटल खरीदते हैं, बाजरा 6 खरीदते हैं, चना भी 7 क्विंटल खरीदते हैं, मैक्सिमम भी 25 ज़्यादा नहीं, और नरमे और कपास में भी 25 ज़्यादा नहीं। इस तरह की शर्तें लगा रखी है। तो जहाँ शर्त लगा रहे हो साथ में, वहीं उसके साथ साथ एक तरफ तो उसको बढ़ावा देने की बात करते हो, दूसरी तरफ उसके खेत में ज़्यादा पैदा हो जाए फसल, फिर वो उसको सस्ते में बेचे, इसके लिए मजबूर करते हैं। सरकार ने पिछले दिनों एक मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था कि हमने गन्ने की रेट जो है उनकी बार पूरे देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा ने दी है। 10 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ाया, पिछले साल 1 पैसा नहीं बढ़ाया था। हर साल कर्मचारियों को जो है महंगाई भत्ता जो है 10% से 13% तक दिया जाता है। सरकार खुद ये मानती है कि महंगाई 10% से ऊपर हर साल बढ़ती है। असूलन तो 10% से हिसाब से भी अगर दो आप महंगाई के हिसाब से, तो भी जो गन्ने की कीमत है जो 300 रुपये के करीब थी, कम से कम, तो उसका रेट कम से कम भी जो है गन्ने का 400 से ऊपर बढ़ना चाहिए, 450 कम से कम बढ़ना चाहिए। 20% के हिसाब से आप इसमें 10% और जोड़ दें, 600 रुपये क्विंटल के करीब होना चाहिए। खुद स्वीकार करते हैं कि हर चीज के दाम बढ़े, और किसान की फसल के दाम बढ़ाती दफा कैसे किसान को कमजोर किया जाए, उसके लिए 2-2 साल भाव नहीं बढ़ाते हैं। ये किसान के साथ बहुत बड़ा मजाक है। सरकार को इसके ऊपर तुम फिर से विचार करना चाहिए, और जो गन्ना पिराई हो गया उसको भी 450 के हिसाब से देना चाहिए, और जो खरीदे उसको भी 450 के हिसाब से पर क्विंटल के हिसाब से पैसा दें। इनके कॉपी इनको देना वही करके हैं। और कोई आपने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो? सर, एक लव जिहाद को लेकर सरकार जो है वो कमेटी बनाने जा रही है, तो कानून बनाने जा रही है, किस तरह से इसको देखते हैं? आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? पहले तो ये बताओ ना, लव जिहाद है क्या चीज? जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बच्चा 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है, हमारे देश की सरकार ने सब उसको वालिद बताया। चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनका ये फैसला था कि जो बच्चा इंटर कास्ट मैरिज करेगा उस बच्चे को नौकरी में प्रायोरिटी दी जाएगी। हम तो जात पात को खत्म करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग आपस में आपसी बड़े मजबूत भाईचारे के साथ इस देश में रहें। देश तभी मजबूत होगा जब देश में रहने वाले लोग जो है उनका आपस के अंदर भाईचारा होगा, उनका आपस में एक दूसरे पर भरोसा होगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार देश को कैसे कमजोर किया जाए, आर्थिक रूप से कमजोर किया इस देश को, अब इसको सामाजिक रूप से भी तोड़ना चाहती है, कमजोर करना चाहती है। इसके लिए इस तरह के कानून बनाने की बात कह करके लोगों में भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लोगों का आपस में लड़ाना चाहते हैं। जो लव जिहाद के लिए कानून लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने तो कभी जिंदगी में किसी से प्यार किया नहीं होगा।
किया होता तो घर बसे होते उनके। ये केवल लोगों का ध्यान बांटना है। अगर सरकार ने लोगों का विश्वास जीतना है तो फिर जो 9 बड़े घोटाले इस प्रदेश में हुए, जिसके अंदर विशेष तौर पे मेरी जो 2 कॉलिंग अटेंशन थी, जिसमें दोनों पे आप सब इस बात के गवाह हो, सरकार का कोई जवाब नहीं आया था। एक तो शराब का जो घोटाला है, आज के अखबार में भी उसमें सोनीपत का जो शराब घोटाला है उसको लेकर के चर्चा है। वहाँ की एक कंपनी है, जो सरकार में बैठे लोग उस कंपनी के हिस्सेदार हैं, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा ना दर्ज हो। जो शराब से मरने वाले लोग हैं, जिन्होंने वो पिछले दिनों जहरीली शराब पी करके जिनकी मौत हुई, जिसकी जांच हो रही है, उसमें भी आपकी सरकार का एक ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बताएगा, ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बता देंगे। उनको एक मंत्री ने टेलीफोन किया और ये कहा कि इसमें शराब के ठेकेदार को आपने किसी तरीके से बचाना है। अनिल विज भी सामने से है तो पूरा खड़, उसने भी यही कहा। बोले पहले तो हो सकता है कोई मेरी जानकारी में बात ना आती, लेकिन अब आपने मेरी जानकारी में ला दी, तो मैं पूरी तरह से इसकी इंक्वायरी करवाऊंगा। आप ये देखो कि सरकार, विधानसभा कितनी सीरियस है। शराब घोटाले के मामले में सरकार का कोई जवाब नहीं आया, और एक बार भी स्पीकर ने ये नहीं कहा कि मैं भी आपके जवाब से संतुष्ट नहीं। वही जो रजिस्ट्रियों का मामला है वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। आज भी हर रजिस्ट्री के अंदर 20,000 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। मैंने पहले दिन रजिस्ट्री घोटाले पर चर्चा करी थी, अगले दिन बताया था कि सोनीपत का तहसीलदार कैसे पैसे मांग रहे हैं। इसी तरह काणावाड़ी का तहसीलदार है, उसने भी एक प्लॉट की रजिस्ट्री के नाम पे 50,000 रुपये मांग लिए। आज भी जिस तहसीलदार की मैंने पहले आपके आगे हाउस में जिक्र किया था, जो पिंजौर का तहसीलदार है, पिंजौर के तहसीलदार को छुट्टी नहीं भेज दिया सरकार ने, बल्कि पंचकुला जिला के 6 तहसीलदार हैं, 6 के 6 को छुट्टी पे भेज दिया, ताकि वहां पे उनके हिसाब से रजिस्ट्रियां करवाना चाहते हैं। कईयों की रजिस्ट्री रुके, कईयों की अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं। अब तहसीलदार जाए तो तहसीलदार एक को कैसे छोड़ दे, कैसे एक की कर दे, फंसे हुए हैं। उस दिन से लेकर के आज तक छुट्टी पे आप जाकर के पंचकुला में पता करो इस बात का, डीसी से पूछो कि तेरे कितने तहसीलदार जो है आज यहाँ पे काम कर रहे। इतने तहसीलदार छुट्टी चले जाएंगे तो रेवेन्यू का काम कैसे चलेगा? आम आदमी को तो फर्द ही नहीं मिलेगी, उसके सामने कितनी बड़ी दिक्कत आएगी, कितने दिन करेंगे? इन चीजों की सरकार अगर सीरियस है तो फिर सरकार को इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच करानी चाहिए। कितना सीरियस है विधानसभा। मैंने विधानसभा में 2 कॉलिंग अटेंशन 6 तारीख को दी थी। एक तो मैंने दी थी काम रोको प्रस्ताव, ये जो कृषि के 3 कानून बने इसके ऊपर, और एक मैंने दिया था सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो फीस वृद्धि करी है, बढ़ाई है, 10 लाख। किस तरह से गरीब आदमी का, किसान का, गांव का बच्चा जो है डॉक्टर ना बन सके, कल को मुझे लगता है कोई इंजीनियर ना बन सके, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस में वृद्धि होगी। गांव के बच्चों को कैसे इग्नोर किया जाए, ऐसे गरीब के बच्चे को इग्नोर किया जाए, उसके लिए 10 लाख रुपए फीस रखती है। कहां से आएगा 10 लाख रुपया? आप में से कोई है जो अपने बच्चे की 10 लाख रुपए फीस भर के मेडिकल में उसका एडमिशन करा सके?
मध्यम वर्ग के लोग, कर्मचारी जो कर्मचारी नौकरी करके तनख्वाह से अपने बच्चों को किसी तरह से एजुकेशन देते हैं, अपने घर को चलाते हैं, उनकी फीस कहाँ से देंगे? फीस तो स्कूल की अगर 5-10 रुपए मंथली बढ़ा दी जाती है, उसके लिए भी अभिभावक जो है सड़कों पे आ जाते हैं। और यहाँ तो 50-53 हजार वाली सीधी 10 लाख रुपए कर 9.5 लाख रुपए फीस की वृद्धि करी। इसके लिए मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया था, उसका मुझे वहाँ कोई जवाब नहीं दिया गया। 6 तारीख को स्पीकर की जिम्मेवारी होती है, कोई भी कॉलिंग अटेंशन, अर्जेंट मोशन या कोई आप प्रस्ताव देते हो तो फिर आपको तुरंत इस बात को लेकर के स्पीकर को बताना पड़ता है कि भी आपको डिसअलाउड किया है या आपकी अलाउ कर दी। मुझे 6 तारीख को नहीं बताया, मैंने बहुत कोशिश करी। 6 को बताने के बजाय 11 मेरे को चिट्ठी भेजी है, लिख करके भेजा है कि आपके दोनों डिसअलाउड कर दिए। विधानसभा बंद हो 5 दिन हो गए हैं, 11 को डिस्पैच करते हैं, मुझे कल मिला ये। तो आप अंदाजा लगा लो सरकार कितनी सीरियस है। और सरकार के साथ साथ हमारे स्पीकर साहब की जो जिम्मेवारी है वो भी उसका कितना निर्वहन कर रहे हैं। मैं लिखूंगा उनको चिट्ठी इस बात को लेकर के कि मुझे अफसोस है, हम तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एमएलए को प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन यहाँ तो एक्सपोज कर रहे हैं, एमएलए की बात का कोई महत्व ही नहीं बचा। एक्सपोज कर रहे हैं एमएलए। तो जो आपने बात